का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सभी कंटेंट दिए जाते हैं, सिंपल सटीक साधारण भाषा में, ताकि कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख सके, समझ सके और सफलता को सुनिश्चित कर सके। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि आपको थियरी कंप्लीट करना इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत सारे कंफ्यूजन की स्थिति में आप बने रहते हैं। तो आपको आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन पे एक क्रम से सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपके सिलेबस के अनुसार थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कंप्लीट यहाँ पे नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलतियां कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलते हैं और करंट की भी क्लासेस यहाँ पे करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। आप अगर जो इन सभी कंटेंट को ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर कहाँ से प्रश्न बनेंगे, सब कुछ आपका यहीं से कवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्स की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम की है। इट मीन्स केवल और केवल वन टाइम आपको फीस सबमिट करनी है, या आप चाहें कि एक से ज्यादा परीक्षाओं के लिए भी आप बैच में इनरोल हो जाए तो आपको इनरोल करा दिया जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैचेज उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट का अलग बैच है, झारखंड में टीजीटी पीजीटी और जेट के लिए अलग अलग बैच है, मध्य प्रदेश में टेट सेट के लिए अलग अलग बैच है, उत्तराखंड में लेक्चरर, अलग अलग राज्यों में एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के भी बैचेज आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, यथाशीघ्र आप एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर जो ठीक तरीके से जितने भी कंटेंट मेरे द्वारा आपको एप्लीकेशन पे दिए जा रहे हैं और जितने भी कंटेंट यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, इसे ठीक तरीके से आप पढ़ते रहेंगे तो आप इत्मीनान रखिए, आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होने वाली है। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि केन्सियन सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग में वृद्धि होने पर क्या होगा। खूबसूरत सा प्रश्न है। सबसे पहले तो अगर जो आपने किन्स को पढ़ा होगा, किन्स के मुद्रा के मांग के सिद्धांत को पढ़ा होगा, तो मुद्रा की मांग का मतलब क्या होता है ये आपको जानना चाहिए कि मुद्रा की मांग का मतलब क्या होता है। तो मुद्रा की मांग, चलिए पहले आप उत्तर करिए, ठीक है। तो मुद्रा की मांग से आशय मुद्रा की उस मात्रा से है जो मुद्रा लोग नगदी रूप में अपने पास रखते हैं, ठीक है। नगदी रूप में क्या करते हैं, लोग अपने पास रखते हैं। तो मुद्रा की मांग से आशय मुद्रा की वह मात्रा है जिसे नगदी रूप में लोग अपने पास रखना पसंद करते हैं। और मुद्रा की मांग 3 कारणों से होती है। मुद्रा की मांग कितने कारणों से होती है, 3 कारणों से होती है। कौन कौन से कारण है, तो पहला जो कारण है, मुद्रा की मांग इसलिए होती है क्योंकि लोग लेन देन करना चाहते हैं। किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग 3 कारणों से होती है, लेन देन के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा सतर्कता उद्देश्य, ठीक है, सतर्कता उद्देश्य, और तीसरा सट्टा उद्देश्य। सतर्कता उद्देश्य को इन्होंने पूर्वोपाय उद्देश्य भी कहा। और तीसरा जो उद्देश्य है, लोग मुद्रा की मांग इसलिए करते हैं
क्योंकि वो सट्टा लगाना चाहते हैं, तो सट्टा उद्देश्य। ठीक है, तो किन्स के अनुसार सबसे पहले तो ये समझिए कि किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग का मतलब क्या होता है। तो मुद्रा की मांग का मतलब मुद्रा की वह मात्रा जो मुद्रा लोग नगदी रूप से अपने पास रखते हैं उसे ही मुद्रा की मांग कहा जाता है। और लोग मुद्रा की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि 3 उद्देश्य होते हैं लोगों के मुद्रा के मांग करने के पीछे। तो मुद्रा की मांग के 3 कारण उन्होंने बताया। पहला लेन देन उद्देश्य की लोग लेन देन करने के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। दूसरा सट्टा उद्देश्य दूसरा सतर्कता उद्देश्य जिसे इन्होंने पूर्वोपाय उद्देश्य भी कहा, और तीसरा सट्टा उद्देश्य जिसे मुद्रा का अनोखा क्रांतिकारी तत्व भी कहा गया। लेकिन इन्होंने क्या इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि मुद्रा की मांग में वृद्धि। तो आपको पता होना चाहिए कि मुद्रा की मांग और बॉन्ड के बीच इन्होंने विपरीत संबंध बताया था। ठीक है, तो मुद्रा की मांग में अगर जो वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है मुद्रा की मांग और बॉन्ड में क्या होगा, विपरीत संबंध इन्होंने बताया था कि मुद्रा की मांग में अगर जो वृद्धि होगी तो बॉन्ड की मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। बॉन्ड की मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो मुद्रा की मांग और बॉन्ड में इन्होंने क्या बताया था, विपरीत संबंध बताया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100%, सॉरी जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि ब्याज निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। अब ब्याज निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। और आप लोग ऑफलाइन क्लास देख रहे हो या ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए, हाँ क्या उत्तर आ रहा है, सी बोल रहे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, ब्याज निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि ब्याज निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, हिक्स व हैंसन के द्वारा। हिक्स और हैंसन के द्वारा ब्याज निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत दिया गया था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ब्याज निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया, तो हिक्स व हैंसन ने दिया था। और इन्होंने ISLM वक्र की सहायता से इस सिद्धांत को प्रकट किया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि दोनों LM तथा IS वक्रों द्वारा, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ब्याज निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या हिक्स और एलन के द्वारा किया गया था। और इन्होंने ISLM वक्रों का प्रयोग करते हुए इस सिद्धांत को बताया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ISLM मॉडल में वस्तु बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों को एक साथ समन्वित करते हैं। ISLM मॉडल में वस्तु बाजार एवं मुद्रा बाजार को समन्वित करते हैं, और IS वक्र वस्तु बाजार को बताता है और LM वक्र मुद्रा बाजार को बताता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर IS वक्र क्या बताता है, वस्तु बाजार को, और LM मुद्रा बाजार को। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। और थोड़ा सा आज ध्यान दीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हालांकि बहुत दिनों से क्लास आप लोगों की डिस्टर्ब भी चल रही थी, लेकिन फिर भी कल से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बस सर्दी जुकाम है। तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा क्लास को, है ना। अगला प्रश्न है कि मुद्रा जो मानव के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो संकट तथा भ्रम का एक साधन बन जाता है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर ए रॉबर्टसन की बात हो रही है। तो जितने लोग भी रॉबर्टसन बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब देखिए ये प्रश्न बहुत आसान सा है। रॉबर्टसन साहब ने कहा कि मुद्रा जो है ना वो वरदान है। जैसे अगर जो आपके पास बहुत पैसा है तो आप गाड़ी खरीद लेंगे, आप फ्रिज खरीद लेंगे, आप AC खरीद लेंगे, आप हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, आप दुनिया की बहुत सारी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो मुद्रा तो वरदान है आपके लिए ना, कि आप मुद्रा के द्वारा बहुत सारी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो उस एक हद तक मुद्रा क्या है, वरदान है। आप मुद्रा से आप कार खरीद लेंगे तो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में आसानी होगी। तो मुद्रा वरदान है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो ये संकट तथा भ्रम का साधन भी बन जाता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर जो आप मुद्रा को ठीक तरीके से नियंत्रित नहीं करते हैं
तो ये मुद्रा आपके लिए संकट और भ्रम का साधन भी बन जाता है। जैसे आप देखते हैं कि बड़े बड़े नेताओं के यहाँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के यहाँ जब रेड पड़ती है तो उनके ऊपर क्या हो जाता है, संकट की स्थिति आ जाती है। तो मुद्रा ठीक है, वरदान है, लेकिन आप नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये संकट और भ्रम का साधन भी बन जाएगा। ये बात कही थी रॉबर्टसन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम, बढ़िया सा प्रश्न है भाई। कब शुरुआत होती है इसकी? कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब होती है? 14 नवंबर 2004। 14 नवंबर 2004। ठीक है, ठीक है। तो 14 नवंबर 2004 को सर्वप्रथम भारत के सबसे ज्यादा 150 पिछड़े जिले में ये कार्यक्रम अपनाया गया। 150 सबसे पिछड़े जिले में, ठीक है, बताइए। और इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का जो उद्देश्य था वो ये था कि हम श्रमिकों को मजदूरी नगद के रूप में नहीं देंगे, हम श्रमिकों को मजदूरी अनाज के रूप में देंगे। क्योंकि जब एक समय ऐसा देखा गया कि सरकार जब कोई भी कार्यक्रम चलाती थी और मजदूरों को जब ये मजदूरी देती थी, तो मजदूरों को जब मुद्रा के रूप में मजदूरी दी जाती थी तो मजदूर इस मुद्रा को क्या करते थे, इधर उधर खर्च कर देते थे, उससे ड्रिंकिंग करते थे, ठीक है, उससे वो क्या करते थे, घर में जो खाद्यान्न है उसकी आपूर्ति वो नहीं करते थे। वो अगर जो दिन भर का 500 रुपये मजदूरी पाए तो पता चला कि वो 500 रुपये ले जा करके और उन्होंने क्या कर लिया, ड्रिंक कर लिया। तो ऐसी स्थिति में घर वाले जो थे वो उनके पास खाद्यान्न होता ही नहीं था, तो उनके पास कुछ खाने को बचता ही नहीं था। तो जब सरकार ने इस बातों को देखा तो सरकार ने कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम का प्रारंभ किया। और इस कार्यक्रम, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मजदूरी नगद रूप में नहीं दी जाएगी बल्कि अनाज के रूप में दी जाएगी। और इसकी शुरुआत 14 नवंबर 2004 को हुई थी। और 150 भारत के सबसे पिछड़े 150 जिले में ये कार्यक्रम सर्वप्रथम लागू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि किसान मजदूरों के घरों में खाद्यान्न पहुंचाया जाए। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है। इसकी, भारत को अल्प विकसित देश क्यों कहा जाता है? और जो लोग भी अभी तक कॉन्सेप्ट की क्लास में नहीं एडमिशन लिए हैं, आप यथाशीघ्र जरूर एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टर्म ऐसे होते हैं जिसको अगर जो आप ठीक तरीके से नहीं समझेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत सारी समस्याएं होने वाली। तो आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कोर्स एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाया जा रहा है। आप ईमानदारी से सारे क्लासेस को देखते रहिए। कम से कम 200 के आसपास क्लास में आप लोगों को देता हूँ थियरी की, इतना में आपका कोर्स कवर हो जाएगा। 200 क्लास आप वहाँ पे देख लीजिए, 100 क्लास के आसपास आप यूट्यूब पे देख लीजिए। इतना आप देख लेंगे ठीक तरीके से, नोट्स को पढ़ते रहेंगे, टेस्ट सीरीज देते रहेंगे, प्रीवियस ईयर को देखते रहेंगे, ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा दी जा रही है। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपको इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहाँ से कोर्स को परचेज कर लीजिए। या डायरेक्ट नहीं कोर्स परचेज कर पा रहे हैं तो जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है। क्यों भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है? तो नियोजन की आवश्यकता के कारण। नहीं भैया, नीति नियोजन तो हर अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो ये डजेंट मैटर कि अल्प विकसित देश है तो नियोजन की आवश्यकता के कारण, ठीक है। तो ये तो बात गलत हो जाएगी कि भारत को अल्प विकसित देश इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे नियोजन की आवश्यकता, ये तो हर अर्थव्यवस्था के लिए होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, जाहिर सी बात है जब जनसंख्या में वृद्धि होगी, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय में कमी आएगी, ठीक है। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय में कमी होगा। और प्रति व्यक्ति आय अगर जो कम होगा तो जाहिर सी बात है कि देश गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएगा, अर्थात अल्प विकसित देश ही वो बना रहेगा। तो ठीक है, कृषि पर आधारित निर्भरता के कारण, बिल्कुल ठीक है। आज भी भारत देश की एक बड़ी जनसंख्या
कृषि क्षेत्र में लगी हुई है और उसमें पर्याप्त मात्रा में उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी भारत की एक बड़ी जनसंख्या कृषि में संलग्न है। उसके बाद प्रौद्योगिकी प्रगति की मंदी के कारण बिल्कुल ठीक है भैया, हमारे पास टेक्नोलॉजी का विकास बहुत तेजी से देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये तीनों कारण है कि भारत एक अल्प विकसित देश है। अगला गिनी गुणांक माप है। गिनी गुणांक कई बार बताया हूं, ठीक है। तो गिनी गुणांक और लारेंज वक्र, चलिए बताइए भाई क्या उत्तर आ रहा है। गिनी गुणांक और लारेंज वक्र, ठीक है। तो गिनी गुणांक और लारेंज वक्र आय के वितरण में समानता तथा असमानता की माप करता है। तो आय के वितरण में असमानता मापने की दो विधियां होती हैं, एक गिनी गुणांक के द्वारा और दूसरा लारेंज वक्र के द्वारा। तो दोनों याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सामान्यता मांग की रेखा। सामान्यता मांग की रेखा क्या होती है भाई? चलिए क्या उत्तर आ रहा है? सामान्यता मांग रेखा। तो मांग रेखा अगर जो आपने पढ़ा होगा, मांग का नियम आपने पढ़ा होगा, मांग वक्र को आपने पढ़ा होगा, तो आपने जरूर देखा होगा कि मांग रेखा जो होता है ना, वो बाईं से दाईं तरफ नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। क्यों नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है? क्योंकि यहाँ पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। और जब उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती है तो आप उसकी मांग को कम कर देते हैं। जैसे कि आपको भूख लगी है तो पहली रोटी आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जब एक रोटी आप खा लेंगे तो दूसरी रोटी पहले के मुकाबले कम महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एक रोटी खाने के बाद आपकी भूख थोड़ी बहुत मिट चुकी है। तो दूसरी रोटी और कम महत्वपूर्ण होगी, तीसरी और कम महत्वपूर्ण होगी, चौथी और कम महत्वपूर्ण होगी। और जैसे 7-8 रोटी आप खा लेंगे, उसके बाद कहेंगे कि अब हमको रोटी चाहिए ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तरोत्तर वस्तुओं इसका मतलब क्या हुआ कि जब वस्तुओं की उत्तरोत्तर मात्रा में हम लोग वृद्धि करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, और मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है तो उसकी मांग को घटा देते हैं। जैसे कि आप एक सीमा तक ही क्या कर सकते हैं, रोटी का उपभोग कर सकते हैं, एक समय बाद आप रोटी की मांग को कम कर देते हैं। तो ये क्या होता है, बाएं से दाहिने दाहिने और ऊपर गिरती हुई होती है। तो बी जितने लोग भी बोल रहे हैं बाएं से दाहिने, नीचे और गिरती हुई होती है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगला तटस्थता वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? क्या उत्तर आ रहा है भाई? तटस्थ वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो इजी सी बात है भाई, सर्वप्रथम की बात हो रही है, ध्यान रखिए, सॉरी सर्वप्रथम एक प्रतिपादन की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो तटस्थ वक्र की अगर जो बात करें तो ये क्या बताता है, तो ये बताता है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं का ऐसा संयोग प्रदर्शित तटस्थता वक्र दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोग को प्रदर्शित करता है जिससे उपभोक्ता को समान मात्रा में संतुष्टि प्राप्त होती है। तो तटस्थता वक्र क्या बताता है, तो तटस्थता वक्र दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोग को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान मात्रा में संतुष्टि प्राप्त होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, हिग्स बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो तटस्थ वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? हिग्स ने किया था। और ये तटस्थता वक्र क्या बताता है, तो तटस्थता वक्र दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोग या युग्मों को प्रदर्शित करता है जिससे उपभोक्ता को समान मात्रा में संतुष्टि प्राप्त होती है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला
अपूर्ण प्रतियोगिता को दुधारी तलवार किसने कहा? अपूर्ण प्रतियोगिता को दुधारी तलवार किसने कहा? ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं बोलता हूं कि बाजार को पढ़ा करिए। अब आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि एकाधिकार क्या होता है, एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि अल्पकाल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए अल्पाधिकार क्या होता है, आपको पता होना चाहिए पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, आपको पता होना चाहिए अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, आपको पता होना चाहिए द्वयाधिकार क्या होता है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, दिमाग में घूमना चाहिए। अगर जो नहीं घूम रहा है तो यार कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है। तो देखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता को दुधारी तलवार बताने का कार्य किसने किया था? तो वो किया था रॉबिन्सन ने। डी बोल रहे और कोई? ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। रॉबिन्सन ने बोला था कि देखिए भैया, जो अपूर्ण प्रतियोगिता होता है इसमें इससे समाज को लाभ भी पहुंच सकता है और हानि भी पहुंच सकता है, तो ये दुधारी तलवार है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, चलिए भैया, वो बहुत पुराना सिलेक्शन हुआ है, जिन लोगों का भी हुआ है ना। पढ़ाई पे फोकस करिए सभी लोग, और जो लोग भी एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज कर रहे हैं, आप परचेज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट जरूर मुझे सेंड कर दीजिएगा, है ना। और देखिए, आप लोगों के बीच से ही बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, लगातार हो रहा है। जब भी कोई परीक्षा हो रही है तो आप देख रहे हैं रिजल्ट आ रहा है, तो लाइव स्टडी इलाहाबाद के परिवार से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। बशर्ते आप भी लगे रहिए, अपनी बारी का इंतजार करिए, है ना। आप भी लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, अपनी बारी का इंतजार करिए, क्योंकि जिसका सिलेक्शन हुआ है उसने बहुत मेहनत किया है। अब आपकी बारी है, आप भी मेहनत करिए, आपको भी निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, बशर्ते ईमानदारी से लगे रहिए। ईमानदारी का मतलब है कि आप कम से कम 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से पढ़ते रहिए, जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं उसको ठीक तरीके से बार बार रिवाइज करते रहिए। आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, एप्लीकेशन की क्लास को पढ़ते रहिए, नोट्स कम से कम 1 घंटे रोज पढ़िए, टेस्ट सीरीज सप्ताह में एक दीजिए, प्रीवियस ईयर को देखते रहिए, करंट को देखते रहिए, कहाँ से प्रश्न आएगा, सब कुछ आपका कवर होने वाला है। तो जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि किन्स के ब्याज दर निर्धारण सिद्धांत में मुद्रा पूर्ति वक्र सदैव होगा। अब देखिए, इजी सी बात है, अगर जो आपने तरलता जाल को पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर आप कर देंगे, ठीक है। ठीक ठीक है, तो क्या कहा गया भाई कि मुद्रा पूर्ति वक्र सदैव कैसा होता है? तो यही तो बताया गया था कि अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो इससे ब्याज दर एक निश्चित सीमा तक ही कम होता है, लेकिन एक सीमा के बाद ब्याज दर में भी क्या होती है कि कमी नहीं आती है, ठीक है। एक सीमा के बाद भी ब्याज दर में क्या होता है कि कमी नहीं आती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं क्या लंबवत होता है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य मांग फलन के संदर्भ में क्या बात सत्य है? अब सामान्य मांग फलन को आप नहीं पढ़े हैं तो कैसे कर पाएंगे? चलिए भाई बताइए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, सामान्य मांग फलन के संदर्भ में कौन सी बातें ठीक है? ठीक, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? अब देखिए, इस प्रश्न को एक लाइन में कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि इसके पीछे लंबी चौड़ी थियरी है। जिन लोगों को पता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब आपको बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मांग फलन का मतलब क्या होता है।
अगर जो मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि मांग फलन का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि किसी वस्तु की, चलिए थोड़ा बताइए सभी लोग कमेंट करके कि मांग फलन का मतलब क्या होता है। कुछ आसान शब्दों में बता दीजिए कि मांग फलन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी वस्तु की मांग, वस्तु का मूल्य, उपभोक्ता की आय, बस अन्य वस्तुओं का मूल्य, उस वहां का फैशन और रुचि, संपत्ति इत्यादि पर जो निर्भर करता है, ये इसके सारे क्या होते हैं, तत्व होते हैं। और इनके बीच जो फलनात्मक संबंध पाया जाता है उसे ही मांग फलन कहा जाता है। समझ में आया? नहीं आया? एक बार और सुन लीजिए कि किसी वस्तु की मांग, वस्तु का मूल्य, उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं का मूल्य, फैशन, रुचि, संपत्ति आदि के मध्य फलनात्मक संबंध को ही मांग फलन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि आय के प्रति 0 कोटि व कीमतों के प्रति 1 कोटि के समान फलन होते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, यह आय के प्रति 1 कोटि और कीमतों के प्रति 0 कोटि के समान फलन होते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा कि आय के प्रति 0 कोटि व कीमतों के प्रति 1 कोटि के समान फलन देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी पूंजी परिसंपत्ति में वृद्धि का क्या अर्थ होगा? क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी पूंजी संपत्ति में वृद्धि का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो अगर जो मान लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी पूंजी में वृद्धि हो जाए तो इसका क्या मतलब होगा भाई? इजी सी बात है, इजी सी बात है। तो विदेशी पूंजी में अगर जो वृद्धि होगा तो इसका मतलब क्या होगा बताइए? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, प्रबल शक्ति मुद्रा में वृद्धि होगा ना, तो इजी सी बात है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं प्रबल शक्ति मुद्रा में वृद्धि, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी पूंजी संपत्ति में अगर जो वृद्धि होगा तो प्रबल शक्ति मुद्रा में वृद्धि होगा। बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ तो जैसे मान लीजिए कि आपके देश में अगर जो विदेशी पूंजी बढ़ेगी, विदेशी पूंजी आपके देश में बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी। ठीक है, मुद्रा की पूर्ति में क्या होगी? वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला कि योजना के उद्देश्य के रूप में आत्मनिर्भरता को प्रथम बार किस योजना में स्थान दिया गया? खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत भारी प्रश्न पूछा गया। क्या उत्तर आ रहा है? और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। काम्या सिंह जी, पूनम गुप्ता जी, ज्योति चौरसिया जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, धनंजय कुमार जी, कुमारी सुंदरी जी, ललिता जी, राजेश कुमार सिंह जी, शशि पाल जी, नौसाद अली जी, सर्वेश कुमार जी, फरीन फातिमा जी, तस्नीम खान जी, अंजू मौर्य जी, हर्ष मिश्रा जी। ठीक है, बहुत तेजी से सभी लोग का उत्तर आ रहा है। पूजा मिश्रा जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए। एक बार सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं तृतीय पंचवर्षीय योजना की आप बात कर रहे हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? आपसे कोई पूछे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 1 अप्रैल 1961 से लेकर के 31 मार्च 1966 तक चली थी। 1966 तक चली थी। ठीक है, तो योजना के उद्देश्य के रूप में आत्मनिर्भरता को प्रथम बार किस योजना में स्थान दिया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी उसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमको आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनने का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये होता है कि हमारी जो देश की घरेलू मांग है
जैसे जिन भी वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं उसकी पूर्ति घरेलू उद्योग के द्वारा ही हो जाए। ठीक है, जैसे अगर जो आप ब्रश इस्तेमाल करते हैं, आप पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रश और पेस्ट भारत में ही बना लिए जाए। तो सबसे पहली बार जो भारत सरकार ने जिस योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर होने का संकल्प लिया वो कौन सा था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी। और इसके अंतर्गत सरकार का उद्देश्य था कि इस योजना में हमको आत्मनिर्भर बनना है, अर्थात जो हमारे देश की घरेलू मांग है इसकी पूर्ति घरेलू उद्योगों के द्वारा ही करनी है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, वास्तविक मजदूरी पद लागू होता है। वास्तविक मजदूरी का मतलब क्या होता है? एक तो होता है मौद्रिक मजदूरी और दूसरा होता है वास्तविक मजदूरी। मौद्रिक मजदूरी और दूसरा होता है वास्तविक मजदूरी। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो अगर जो मैं आपसे ये कहूं कि जैसे जैसे आप मान लीजिए कि आप एक लेबर हायर कर रहे हैं, ठीक है, और आप उस लेबर से कह रहे हैं कि भैया आप हमारे घर चलो, दिन भर का काम है, पूरा दिन भर काम करना, 500 रुपये आपको मजदूरी के रूप में दे देंगे। तो अगर जो मुद्रा के रूप में आप उसे मजदूरी दे रहे हैं, केवल मुद्रा दे रहे हैं, तो 500 रुपये उसकी क्या हो जाएगी? वास्तविक मजदूरी हो जाएगी। मौद्रिक मजदूरी हो जाएगी। 500 रुपये उसकी मौद्रिक मजदूरी हो जाएगी। लेकिन वास्तविक मजदूरी थोड़ा सा अलग होता है। वास्तविक मजदूरी, तो वास्तविक मजदूरी में आप लोगों ने भी कभी न कभी अपनी जिंदगी में सुना ही होगा कि आप जब पहले कुछ वर्षों पहले या 1-2 दशक पहले क्या होता था कि जब घर में लेबर आते थे तो घर के जो बुजुर्ग होते थे वो कहते थे कि चलो भैया हम तुमको दिन भर का 200 रुपये मजदूरी दे देंगे और प्लस एक ठो पुराना कपड़ा दे देंगे। एक पुराना क्या कर देंगे? कपड़ा तुमको दे देंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपकी वास्तविक मजदूरी। तो वास्तविक मजदूरी का मतलब ये होता है कि आप मौद्रिक मजदूरी भी प्राप्त कर रहे हैं और कुछ अन्य वस्तुएं भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मौद्रिक मजदूरी में केवल मुद्रा को शामिल किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक मजदूरी का सही ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इजी बात है कि मौद्रिक मजदूरी का मतलब ये होता है कि ऐसी मजदूरी जो एक मजदूर मुद्रा के रूप में प्राप्त करता है, और वास्तविक मजदूरी ऐसी मजदूरी होती है जिसमें मुद्रा के साथ साथ अन्य चीजें भी ऐड ऑन होती है। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, कि दरिद्रता को विकसित करने वाले विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अपघटित होता है? दरिद्रता के विकास की अवधारणा किसने दिया था? कोई कमेंट करके बताया मुझे कि दरिद्रता के विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई थी? चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए कि दरिद्रता के विकास की अवधारणा या दरिद्रता के विकास का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? तो देखिए, दरिद्रता के विकास की बात करें तो दरिद्रता के विकास का जो सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? जगदीश भगवती के द्वारा दिया गया। जगदीश भगवती के द्वारा दिया गया। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये कहा था कि जब कोई अल्प विकसित देश, अब समझ लीजिए, एक लाइन में मैं बता रहा हूं, पूरा सिद्धांत जिंदगी भर आपको याद रहेगा कि जब कोई अल्प विकसित देश से व्यापार करता है, ठीक है, तो अल्प विकसित देश के पास टेक्नोलॉजी तो नहीं है, तो जब इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो ये अपने कच्चे माल को ही तो देगा ना विकसित देश को। तो अल्प विकसित देश जब विकसित देश से व्यापार करता है तो अल्प विकसित देश कच्चे माल का निर्यात करता है। कच्चे माल का क्या करता है? निर्यात करता है। और अगर जो अल्प विकसित देश कच्चे माल को दीर्घकाल तक निर्यात करता रहता है तो एक समय ऐसा आता है कि इस अल्प विकसित देश में कच्चे माल भी समाप्त हो जाते हैं, और जब कच्चे माल समाप्त हो जाते हैं तो वो देश क्या हो जाता है? गरीब हो जाता है, क्योंकि अब कुछ बचता ही नहीं है उसके पास, तो वो क्या हो जाता है? दरिद्र हो जाता है।
तो यही दरिद्रता के विकास की अवधारणा जगदीश भगवती ने दिया था, और दरिद्रता के विकास की अवधारणा के अंतर्गत जगदीश भगवती ने बोला था कि अल्प विकसित देश जब विकसित देश से व्यापार करता है तो चूंकि अल्प विकसित देश के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए उसे अल्प विकसित देश कहा जाता है। तो अल्प विकसित देश कच्चे माल का निर्यात करता है, अर्थात अपने प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करता है, और जब प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करता है तो एक समय ऐसा आता है कि उस देश में प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाते हैं, और जब प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे तो वो देश गरीब हो जाएगा, अर्थात उपभोक्ता नीचे समुदाय अभियान वक्र पे चला आता है। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक, कि किन्स के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन आय को निम्नलिखित माध्यम से प्रभावित करता है। किस माध्यम से प्रभावित करता है भाई? तो किन्स साहब क्या बोले थे? किन्स साहब ने क्या बोला था भाई? ठीक है, आराम से बताइए। ठीक है, तो किन्स साहब ने क्या बोला? तो किन्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि किन्स ने कहा था कि देखिए भैया, जो आय होती है, जो इनकम होती है, वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है उपभोग प्लस बचत के। उपभोग प्लस बचत के। एक बात आपको ये याद होनी चाहिए कि किन्स साहब कहते हैं कि अगर जो कोई 100 रुपये का इनकम कर रहा है, तो मान लीजिए कि 70 रुपये उपभोग कर रहा है, तो उसको 30 रुपया बचत होता है, और ये जो बचत होता है ना, वही उसका क्या होता है? निवेश होता है, अर्थात जितना वो बचत करता है उतना ही वो निवेश कर सकता है। फिर वो ये बताते हैं कि जो निवेश होता है वो ब्याज दर पे निर्भर करता है। ठीक है, निवेश ब्याज दर पे निर्भर करता है। अगर जो ब्याज की दर उच्च होगी, अगर जो ब्याज दर उच्च होगा, तो अगर जो एक उत्पादक को ऊंचा ब्याज देना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका निवेश स्तर कम हो जाएगा, वो कम निवेश कर पाएगा। और बात ये भी ठीक होगी कि अगर जो ब्याज की दर कम होगी, अगर जो ब्याज की दर क्या होगी? कम होगी, तो निवेश का स्तर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आपको कम ब्याज देना होगा तो आप ज्यादा निवेश करेंगे, और अगर जो आपको ज्यादा ब्याज देना होगा तो आप कम निवेश करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ब्याज दर में परिवर्तन। तो एक लाइन की बात है, ध्यान से रखिएगा। एक बार में सुन लेंगे, फिर जिंदगी में कभी ये प्रश्न दोबारा गलत नहीं होगा। देख लीजिए, किन्स के अनुसार मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन आय को निम्नलिखित माध्यम से प्रभावित करता है। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने बोला कि देखिए, किन्स ने कहा था कि आय जो होता है वो बराबर होता है उपभोग प्लस बचत के, अर्थात अगर जो 100 रुपये आपकी इनकम है, तो उसमें से 70 रुपया अगर जो आपने उपभोग कर दिया, तो 30 रुपया आपका बचत हो जाएगा। और ये जो आपकी बचत होती है वही निवेश के बराबर होती है, अर्थात जितना आप बचत करते हैं ना, उतना ही आप निवेश करते हैं। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर वो ये कहते हैं कि जो ब्याज दर होता है, वो जो निवेश होता है वो ब्याज दर के कारण प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है? कि अगर जो आपको ब्याज ज्यादा देना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि जो पैसा आप निवेश कर सकते थे वो आप ब्याज के रूप में दे दे रहे हैं। तो ब्याज दर जब ज्यादा होगा तो निवेश आप कम कर पाएंगे, और ब्याज दर अगर जो कम होगा तो आप अपने निवेश को बढ़ा पाएंगे। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि प्राचीन मुद्रा का परिमाण सिद्धांत MV इज इक्वल टू PT समीकरण में व्यक्त किया जाता है, निम्न की व्याख्या नहीं करता है। अब देखिए, ये बहुत अच्छा सा प्रश्न, यहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर बनता है। मुद्रा परिमाण का सिद्धांत किसने दिया था? तो मुद्रा परिमाण का सिद्धांत फीसर के द्वारा दिया गया था। तो फीसर ने जो मूल समीकरण दिया था, पूछा जाता है कि फीसर साहब का मूल समीकरण क्या है? तो फीसर साहब का जो मूल समीकरण है वो है MV इज इक्वल टू PT। MV इज इक्वल टू PT। तो MV इज इक्वल टू PT में उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है,
मुद्रा की पूर्ति जब अर्थव्यवस्था में बढ़ती है तो इसके कारण कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि होती है। कीमत स्तर में क्या होती है? 2 गुने की वृद्धि होती है और जो मुद्रा की वैल्यू होती है, जो मुद्रा का मूल्य होता है, उसमें आधे की कमी आ जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं इस प्रश्न पे। तो याद रखिएगा कि फिशर का मूल समीकरण क्या था? mv इज इक्वल टू पीटी। और फिशर का संशोधित समीकरण भी आपके पेपर में पूछा जाता है कि फिशर का संशोधित समीकरण कौन सा था। तो फिशर का जो संशोधित समीकरण था वो था m डैश, ठीक है, m डैश v डैश प्लस एम भी इज इक्वल टू पीटी, यही था ना। ठीक है, उसके बाद फिशर साहब ने अपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में कहा कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा की जब पूर्ति बढ़ेगी, अब बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का मतलब क्या होता है। तो आज से 20 साल पहले लोगों के पास इतना पैसा था क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था में इतना ज्यादा मुद्रा था क्या? नहीं था ना। तो मान लीजिए कि अगर जो 50,000 करोड़ या 1,00,000 करोड़ रुपए भारत सरकार कहीं से ऋण ले रही है, तो भारत सरकार ऋण ले रही है तो अपने जेब में थोड़ी वो पैसा रखेगी, वो सारा पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर ही तो आएगा। तो वो जो सब जब अगर जो वो पैसा किसी एक व्यक्ति के पास भी जाएगा तो वो व्यक्ति डंप करके पैसा नहीं रखेगा ना, वो लेबर को पैसा देगा, वो उत्पादक को पैसा देगा, तो ये पैसा सर्कुलेट हो जाएगा अर्थव्यवस्था में। तो जब सर्कुलेट हो जाएगा तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, सबके पास पैसा आ जाएगा। तो जब सबके पास पैसा आ जाएगा तो जब सभी को लगेगा कि अब तो हम अमीर हो गए, हमारे पास पैसा है, तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग अपनी मांग को बढ़ा देंगे। और जब अपनी मांग को लोग बढ़ा देंगे और मांग के अनुसार पूर्ति में वृद्धि नहीं होगी तो कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। और जब कीमत बढ़ता है तो मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है, ये भी बात पता होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता है कि जब कीमतों में वृद्धि होती है तो मुद्रा की वैल्यू कैसे कम होती है। तो समझिए कि कैसे कम होती है। तो हम आपको बताते हैं कि 2022 में अगर जो आपके पास 140 रुपए था तो आप 2 किलो दाल खरीद सकते थे, क्योंकि 2022 में 70 रुपए का 1 केजी दाल मिलता था। लेकिन अब अगर जो हम बात करें 2025 की, तो 2025 में अगर जो आपके पास 140 रुपए है तो केवल और केवल 1 ही केजी आप दाल खरीद पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? अब दाल की कीमत क्या है 2025 में? 140 रुपए के आसपास है, लेकिन 2022 में दाल की कीमत कितनी थी? 70 रुपए थी। तो 2022 में अगर जो आपके पास 140 रुपया था तो आप 2 केजी दाल खरीद सकते थे। लेकिन 2025 में अगर जो आपके पास 140 रुपए है तो 1 ही केजी दाल खरीद पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मुद्रा की वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई? आज से 3 साल पहले 140 रुपए में 2 किलो दाल मिल रहा था, लेकिन जब दाल की कीमतों में वृद्धि हुई तो मुद्रा की वैल्यू कम हो गई, अर्थात अब 140 रुपए में केवल 1 केजी दाल मिल पा रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का उत्पादन पे प्रभाव, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ये बस 3 चीजों की बात होती है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो कीमत स्तर 2 गुना और मुद्रा की वैल्यू आधी हो जाएगी। तो ये नहीं पूछ रहा है ना, तो मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन से उत्पादन पर प्रभाव नहीं, ये ठीक है। मुद्रा की पूर्ति में सापेक्ष मूल्यों पे प्रभाव, ये भी ठीक है। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन से सापेक्ष मूल्यों पे प्रभाव, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है नहीं संबंधित है। अगला, त्वरक सिद्धांत से तात्पर्य है कि, त्वरक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? त्वरक, तो अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, कल बता ही रहा था मैं कि त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम अफ्टेलियन ने दिया था। त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम जो दिया गया था वो अफ्टेलियन के द्वारा दिया गया था, अफ्टेलियन के द्वारा दिया गया। लेकिन त्वरक की अवधारणा को विकसित किसने किया था? तो त्वरक की अवधारणा को विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो जेबी क्लार्क को जाता है। और त्वरक क्या बताता है? त्वरक उपभोग में परिवर्तन के कारण निवेश पे पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या करता है। अर्थात जब उपभोग में परिवर्तन होता है तो निवेश में किस तरीके से परिवर्तन होता है। अब जैसे ये भी बहुत आसान है कि उपभोग में अगर जो वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है कि जब उपभोग में वृद्धि होगी तो निवेश में क्या हो जाएगा? वृद्धि होगी। उपभोग में वृद्धि होगी तो निवेश में क्या होगी? वृद्धि होगी। जब उपभोग बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो
पूर्ति भी बढ़ाया जाएगा, अर्थात उपभोग बढ़ेगा तो निवेश भी बढ़ेगा। और दूसरी बात ये भी ठीक होगी कि अगर जो उपभोग में कमी आएगी तो लोग अगर जो वस्तुओं की मांग में कमी करेंगे, उपभोग में कमी करेंगे, तो जब मांग ही नहीं होगी तो उत्पादन क्यों होगा, तो पूर्ति क्यों होगी, तो पूर्ति नहीं होगी अर्थात निवेश कम हो जाएगी, तो उपभोग में कमी आएगी तो निवेश कम हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि अगर उपभोग त्वरित होता है तो विनियोग भी त्वरित होता है, अर्थात अगर जो उपभोग में परिवर्तन आता है तो विनियोग में भी परिवर्तन आता है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस विधि द्वारा साख सृजन को संकुचित किया जाता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स का कंप्लीट थियरी पढ़ाया जा रहा है, अर्थात कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक बहुत सारे कंफ्यूजन विद्यमान होते हैं। सिंपल सटीक साधारण भाषा में एक क्रम से सारे कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़ाए जा रहे हैं। ईमानदारी से उन सारी क्लासेस को पढ़िए, कम से कम 200 के आसपास, 200 से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर क्लास में आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसमें पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है कंप्लीट। मैं अपनी खुद की हैंडराइटिंग नोट्स आपको दे रहा हूँ, ताकि एक तरफ आप थियरी पढ़ते रहें, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहें। आपको मैं वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, आप टेस्ट जरूर दीजिए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आप टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट दे करके देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें मेरे द्वारा दी जा रही हैं लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिए। या अगर जो आप डायरेक्ट वहां से कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? और मैं एक लाइन में बोलूंगा, जो भी बच्चे एडमिशन लेकर के पढ़ रहे हैं या जो लोग भी एडमिशन लेने वाले, कम से कम 230 क्लास के आसपास मैं आपको वहां पे दे रहा हूं नियर अबाउट, और कम से कम आप 100 क्लास यूट्यूब पे ठीक तरीके से कर लीजिए। अगर जो एप्लीकेशन की सारी क्लासेस और यूट्यूब पे इतनी सारे क्लासेस हुई हैं, आप एग्जाम तक प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, बहुत ही कम समय में सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी ए काफी विविधता आ रही है, काफी विविधता आ रही है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ए जितने लोग भी बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक किस विधि द्वारा साख सृजन को संकुचित कर सकता है। तो भैया, साख सृजन को संकुचित कब किया जा सकता है? जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कम कर दिया जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा साख का सृजन होगा। साख का सृजन कौन करेगा? व्यापारिक बैंक करेंगे, ठीक है। तो बैंक दर बढ़ा करके, जब बैंक दर बढ़ा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जब बैंक दर में वृद्धि हो जाएगी तो अब मुद्रा का जो प्रवाह होगा वो आरबीआई के पास चला जाएगा, तो मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था से कम हो जाएगी, और जब मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी तो साख का क्या हो जाएगा कि साख भी संकुचित हो जाएगा, ठीक है। और सरकारी प्रतिभूतियों को बेच करके, जब आरबीआई प्रतिभूतियों को बेचेगा तो ऐसी स्थिति में मुद्रा का प्रवाह किसके पास चला जाएगा? आरबीआई के पास चला जाएगा, तो भी मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो साख का सृजन कम हो जाएगा। नगद कोष अनुपात कम करके, ठीक है, नगद कोष अनुपात कम होगा तब तो मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, ये तो गलत हो जाएगा। बिलों की अधिक पुनः कटौती करके, ये भी गलत है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि सर ए और बी दोनों ठीक है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि पूर्ण प्रतियोगिता श्रम बाजार की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? खूबसूरत सा प्रश्न है। अब आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बहुत सारे क्रेता होते हैं, ठीक है ना। असंख्य विक्रेता होते हैं, असंख्य क्रेता होते हैं, मतलब बहुत लोग वस्तुओं को बेचने वाले भी होते हैं और बहुत लोग वस्तुओं को खरीदने वाले भी होते हैं। समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, मतलब एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन होता है।
मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है, ठीक है। और कोई एक फर्म कीमत को स्वीकार करने वाली होती है, किसी एक फर्म के द्वारा, कि बाजार में कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर दी जाती है, क्योंकि श्रमिक को पता होता है कि बाजार में प्रचलित मजदूरी दर क्या है। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। डी बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि मजदूरी, हाँ, मजदूरी दर बराबर होती है श्रम की सीमांत उत्पाद से। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाई तो मैं आपको बता रहा था कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत श्रमिक को भी पता है कि प्रचलित मजदूरी दर क्या है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको कम मजदूरी नहीं दे सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहे हैं भाई? कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। अब देखिए ऐसे प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे कम बच्चे होते हैं जो इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जाते हैं। अब जो प्रैक्टिस करके जाएगा उसको निश्चित तौर पे यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगा, हजारों बच्चों से आप कंपटीशन में आगे चले जाएंगे। और नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बात अलग की ही है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो देखिए हिग्स की बात करें तो ये किसकी बात करते हैं? दुर्बल क्रमबद्धता की बात करते हैं, दुर्बल क्रमबद्धता की बात करते हैं हिग्स, ठीक है। उसके बाद सैमुअल्सन की अगर जो बात करें, एक सेकेंड, सैमुअल्सन की बात करें तो ये दृढ़ क्रमबद्धता की बात करते हैं, सैमुअल्सन दृढ़ क्रमबद्धता की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जो हम बात करें जेम्स मैरेलीच की अगर जो बात करें तो ये असममित सूचना की बात करते हैं, ठीक है। और जैकब वाइनर साहब जो हैं ये व्यापार की शर्तों को बताते हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी सॉरी, जैकब वाइनर साहब जो है वो कस्टमर यूनियन से संबंधित है। और व्यापार की शर्त कौन बताता है? तो भैया मार्शल और एजवर्थ, ठीक है, मार्शल एजवर्थ, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। सो जितने लोग भी सुमेलित कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। अगला, कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अलग सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि दो देश जब आपस में व्यापार करेंगे ना तो भौगोलिक भिन्नता के कारण दो देश को आपस में व्यापार करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए अगर जो हम लोग दुबई की बात करें तो दुबई की जो मिट्टी है वहाँ पे गेहूं नहीं होता है, वहाँ पे चावल नहीं होता है। गेहूं चावल वहाँ पे होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन उनके पास क्या है? उनके पास पेट्रोलियम है, उनके पास पेट्रोल है। तो पेट्रोल जो है वो भारत के पास चला आएगा और भारत के पास से जो खाद्यान्न होगा भारत खाद्यान्न का निर्यात कर लेगा और वहां से हम लोग पेट्रोलियम का आयात कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा कि भौगोलिक भिन्नता के अंतर के कारण दो देश आपस में व्यापार करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें खास करके डेविड रिकार्डो साहब आते हैं। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के विचार को व्यक्त करता है? अब क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के विचार को कौन सा कथन व्यक्त करता है आपको बताना है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की प्रॉपर्टी पूरी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ सर आपने ऐसे बताया था। ये सारी चीजें मैंने एप्लीकेशन पे बताई है। तो जो लोग एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं आप थोड़ा रिवीजन भी करते रहिए। बहुत सारे बच्चे एक बार पढ़ लेते हैं और उनको लगता है कि भाई बस हो गया। इकोनॉमिक्स को जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया समझने को मिलेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को बार बार रिवीजन किया करिए, बार बार रिवाइज किया करिए,
ठीक है ना। और जिंदगी में अगर जो मकसद यही है कि नौकरी पाना है तो खूब समय दीजिए पढ़ाई पे, बार बार रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, खूब पढ़िए, समय दीजिए, है ना। क्योंकि जिंदगी में आप सबसे ज्यादा समय जहाँ पे खर्च करते हैं ना, वहीं से आपको रिजल्ट मिलता है। और अगर जो आपको लगता है कि जिंदगी में नौकरी ही पाना है, तो नौकरी पाना है तो उसके लिए अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय आपको उसकी तैयारी में क्या करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी, तभी जाके नौकरी संभव है। नहीं तो आप सभी लोग को पता ही है कि अगर जो आप ये सोचे कि 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे पढ़ लें और फिर एग्जामिनेशन हाल में देखा जाएगा कि क्या होगा, तो देखे जाने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से ठीक तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आप भी ठीक तरीके से लगेंगे तभी कंपटीशन में साथ आएंगे उनके। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर क्या ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित अर्थशास्त्रों में से कौन सा कथन क्लासिकल अर्थशास्त्रों के विचार में सही है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे? क्योंकि इस बात को वो ठीक तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनको ये लग रहा है कि यहाँ पे दो देशों के बीच की बात हो रही है। क्योंकि जब आप क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को पढ़ते हैं तो उन लोगों का क्या कहना है, उन लोगों का कहना है कि भैया साधन गति, उत्पादन के जो साधन होते हैं वो गतिशील नहीं होते हैं, वस्तुएं गतिशील होती है लेकिन साधन गतिशील नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, देश में साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं, अर्थात ये देश के अंदर की बात हो कर रहा है, देश के अंदर की बात कर रहा है। तो देश के अंदर साधन तो गतिशील होते ही हैं, देश के बाहर गतिशील नहीं होते हैं ना। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपको और कौन सी प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, तो उत्पादन के साधन पूर्ण रोजगार की अवस्था में विद्यमान है, अर्थात जो उत्पादन के साधन है उनका ठीक तरीके से हम लोग प्रयोग कर पा रहे हैं। तकनीकी को उन्होंने क्या माना था, तकनीकी को उन्होंने स्थिर माना था। उन्होंने कहा था कि जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, वो स्थिर है। उसके बाद उपभोक्ताओं की जो रुचि है या उपभोक्ताओं का जो फैशन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर पूर्ण प्रतियोगिता की बात ये लोग करते हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि देश में साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं, देश के बाहर नहीं होते हैं। अगला, कि मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रक्षक कौन है। मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अब मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है कि जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से व्यापार करता है, जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है। तो मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रक्षक कौन है, तो भैया जितने लोग भी यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, डेट के साथ हमें मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, बहुत बार मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, डेट के साथ हमें आप मेंशन करिए कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी। तो डब्ल्यूटीओ मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रक्षक है। तो डब्ल्यूटीओ जो है वो क्या करता है कि जितने भी देश हैं अपने सदस्य देशों के मध्य ये ठीक तरीके से व्यापार को संचालित करने का कार्य करता है कि डब्ल्यूटीओ के जो सदस्य देश हैं ये आपस में जब देश एक दूसरे के साथ व्यापार करें तो किसी भी प्रकार का कोई भी देश ना ही प्रशुल्क निर्धारित करे, ना ही कोटा निर्धारित करे, ना ही अभ्यंश निर्धारित करे और ना ही किसी भी प्रकार का प्रशुल्क स्थापित करे। अर्थात दो देश आसानी से एक दूसरे देश की सीमा में जाकर के वस्तुओं का क्या कर पाए, आयात निर्यात कर पाए और अब आयात निर्यात करके व्यापार को बढ़ावा दे सकें। तो 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। और डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत डब्ल्यूटीओ का मुख्य कार्य क्या है, तो डब्ल्यूटीओ का मुख्य कार्य यह है कि व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, व्यापार को बढ़ावा देना जिससे सभी देश आपस में मिलजुल करके एक दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ा सके और व्यापार को बढ़ा करके अपने देश का आर्थिक विकास कर पाए। अगला प्रश्न है कि ऐसे देशों का समूह जिन्होंने आपस में सभी प्रकार के प्रशुल्क और मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है वो कहलाता है। अब यहाँ से 2 प्रश्न है, अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो देखिए, ऐसे देशों का समूह जिन्होंने आपस में सभी प्रकार के प्रशुल्क और मात्रात्मक प्रतिबंधों को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है।
मतलब कई सारे देश हो गए। उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि चीन हो जाए, अमेरिका हो जाए, रूस हो जाए, भारत हो जाए, नेपाल हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, और ये लोग आपस में मिल के ये कहें कि जब हम लोग एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने जाएंगे तो आयातित निर्यातित वस्तुओं पे किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क कोई भी देश नहीं लगाएगा, कोई भी अभ्यंश निर्धारित नहीं होगा, कोई भी कोटा निर्धारित नहीं होगा। तो इस प्रकार के संघ को हम लोग क्या बोलेंगे? मुक्त व्यापार क्षेत्र। क्या बोलेंगे? मुक्त व्यापार क्षेत्र। कि आप पूर्णतया मुक्त हैं, एक देश से दूसरे देश में आप जा सकते हैं और वहां पे आप एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी, आपकी वस्तुओं के ऊपर कोई भी कर अर्थात प्रशुल्क नहीं लगाया जाएगा या कोई भी मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला कि क्लासिकल विकास सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से क्या एक सत्य है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। शिवानी श्रीवास्तव जी, नरेंद्र कुमार जी, रश्मि तिवारी जी, वृष्टि जी, धनंजय कुमार जी, शशि पाल जी, सुनीता गुप्ता जी, दुर्गा प्रसाद जी, सुनीता गुप्ता जी, अतुल यादव जी, तस्नीम खान जी, ललिता जी, सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो। क्लास आपकी है, आप नहीं करोगे लाइक, आप नहीं करोगे शेयर तो करेगा कौन? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे ना, उन्होंने कहा कि देखिए जो मजदूर है ना, उसको आप इतनी मजदूरी दीजिए कि उसकी मजदूरी जीवन निर्वाह के बराबर हो। मतलब अगर जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक मजदूर से अगर जो आप काम ले रहे हैं तो आप उसे इतनी मजदूरी दीजिए, आप उसे इतनी मजदूरी दीजिए कि वो मजदूरी जीवन निर्वाह के बराबर हो। जीवन निर्वाह के बराबर हो। जीवन निर्वाह के बराबर होने का मतलब क्या होता है? कि रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो पाए। ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी व्यवस्था वो कर पाए। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि एक मजदूर को आप इतनी मजदूरी दीजिए कि वो कम से कम अपना जीवन का निर्वहन कर पाए, अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला कि कथन दिया गया है और कारण दिया गया। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि वस्तु का सामान्यतः मांग फलन बाएं से दाएं तरफ गिरता हुआ होता है। अभी तो मैंने बताया कि चूंकि उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कारण जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं, मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, और जब मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है तो आप उसकी मांग को कम कर देते हैं। अभी इस प्रश्न के बारे में डिस्कशन चल रहा था स्टार्टिंग दौर में। और कीमत परिवर्तन के कारण आय प्रभाव धनात्मक तथा ऋणात्मक भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अगर जो अब देखिए कि आय प्रभाव धनात्मक और ऋणात्मक कैसे हो जाएगा? तो जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए आपकी इनकम है, ठीक है, और कोई एक वस्तु है जो 10 रुपए की मिल रही है, 2000, मान लीजिए कि ये 2022 की बात मैं करूं, तो अगर जो 100 रुपए आपकी इनकम है और कोई एक वस्तु 10 रुपए की मिल रही है, तो इसका मतलब कि टोटल वस्तुओं की संख्या आप कितना परचेज कर पा रहे हैं? 10 वस्तु को आप परचेज कर पा रहे हैं 100 रुपए में। लेकिन अब आपकी 2024 में भी आय वही है, 100 रुपए आपकी आय है, लेकिन अब मान लीजिए कि वस्तु की कीमतों में कमी आती है। अब वस्तु 5 ही रुपए का, एक वस्तु 5 रुपए का मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप 20 वस्तु को परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो कीमत परिवर्तन के कारण आय प्रभाव धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि सर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, खाद्यान्न की मांग लोच होती है। क्या हुआ भाई? ठीक है, चलिए मीनू यादव जी, अफजल हसन जी, शशि पाल जी, काम्या सिंह जी, नौशाद अली जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, सर ये सभी लोग
बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। चलिए क्या उत्तर आ रहे हैं भाई। और जो लोग भी एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज कर रहे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर लीजिए। ठीक है, जो लोग भी एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। तो अब चलिए इस प्रश्न की अगर जो बात करें तो खाद्यान्नों की मांग की आय लोच क्या होती है, इकाई से कम होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितनी तेजी से आपकी आय में वृद्धि होती है ना, उतनी तेजी से आप उपभोग व्यय को नहीं बढ़ा पाते हैं, उतनी तेजी से आप उपभोग व्यय को नहीं बढ़ा पाते हैं, अर्थात खाद्यान्न पर व्यय को नहीं बढ़ा पाते। अगर जो आपकी इनकम 1 लाख रुपए हो जाएगी तो आप 1 लाख रुपए का दाल चावल गेहूं ये सब नहीं ना खरीदेंगे। ये 1 लाख रुपए का पूरा तो नहीं खरीदेंगे ना, बहुत खरीदेंगे तो 5,000 10,000 का। मतलब जितनी तेजी से आपकी आय में वृद्धि हो रही है उतनी तेजी से खाद्यान्नों पर उपभोग व्यय न बढ़े, तो इसे हम कहेंगे कि खाद्यान्नों की मांग की आय लोच इकाई से कम होती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जो विलासिता की वस्तु होती है, जो विलासिता की वस्तु होती है उसकी मांग, उसकी आय लोच क्या होती है, अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जितनी तेजी से आपकी आय बढ़ती है उससे कहीं ज्यादा तेजी से वृद्धि आप अपने उपभोग पर करते हैं। ठीक है, तो विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में ये धनात्मक होता है, लेकिन खाद्यान्न के संदर्भ में ये इकाई से कम होता है। अगला कि संसाधनों का सर्वाधिक सीमा तक कुशल आवंटन प्राप्त किया जा सकता है। क्या उत्तर आ रहे भाई। संसाधनों का सर्वाधिक सीमा तक कुशल आवंटन किया जाता है। तो अब ये इजी सी बात है भाई, अगर जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो जिंदगी में कभी गलत ही नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं गलत कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है और मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण होता है और क्रेता और विक्रेता सबको पता होता है कि बाजार में प्रचलित कीमत क्या है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि जब क्रेता विक्रेता सबको पता है कि बाजार में प्रचलित कीमत क्या है, तो वो किसी से भी कोई ज्यादा पैसा या कम पैसा नहीं ले सकता है। तो कुशल आवंटन तो पूर्ण प्रतियोगिता में ही देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा एक सही है, जहां एमआरपी अर्थात सीमांत आगम उत्पादकता, एमआरपी इज इक्वल टू सीमांत भौतिक उत्पादकता और एमआर इज इक्वल टू सीमांत आगम है। तो आपको सही इसका फॉर्मूला बताना है बेसिकली। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, तो देखिए मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि जो एमआरपी होता है वो बराबर होता है एमपीपी, एमपीपी इंटू एमआर के बराबर होता है, एमआर के बराबर होता है। ठीक, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो उत्पादन के किसी साधन की एक अतिरिक्त के फलस्वरूप, उत्पादन के किसी साधन के एक अतिरिक्त इकाई के फलस्वरूप कुल मूल्य उत्पादन अथवा कुल आय में होने वाली वृद्धि ही सीमांत आय उत्पादन कहलाती है। और जो सीमांत आय उत्पादन होता है वो क्या होता है, एमपीपी इंटू एमआर होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि एमआरपी इज इक्वल टू क्या होता है, एमपीपी इंटू एमआर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि पूर्ण प्रतियोगिता व अपूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से क्या एक उभयनिष्ठ नहीं है। खूबसूरत सा प्रश्न है।
बहुत बार पूछा गया है। तो फिर अब आपको याद आना चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, मध्याधिकार प्रतियोगिता क्या होता है, अल्पाधिकार क्या होता है, एकाधिकार क्या होता है, एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार क्या होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो भाई बहुत मुश्किल होगा इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर जो एक बार ठीक से इसे समझ लेंगे तो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं गलत होगा। लेकिन अगर जो आप समझेंगे नहीं, आपको लगेगा कि बस रट्टा मार के हम तैयार कर लेंगे फिर एग्जाम में हो जाएगा, तो बहुत सारी समस्याएं होने वाली है। तो अब यहाँ पे फिर वही बात होनी चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता की प्रॉपर्टी आपको याद आनी चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है और मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता व अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या एक उभयनिष्ठ नहीं है, तो समांग उत्पादन, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में समांग उत्पादन मतलब समरूप उत्पादन जो होता है वो समरूप होता है, लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में जब ब्याज दर को जो समग्र बचत तथा समग्र निवेश में शामिल आती है उसे क्या बोलते हैं। खूबसूरत सा प्रश्न है। अगर जो 10 साल के पेपर को उठाएंगे तो उसमें 5 बार तो कम से कम ये प्रश्न डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा ही जाता है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहे भाई? ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं प्राकृतिक दर होता है ना, बहुत बार बताया हूं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में जब ब्याज दर को जो समग्र बचत तथा समग्र निवेश में शामिल आता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक दर। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार मैंने बताया। अगला प्रश्न कि सैमुअल्सन का प्रकट अधिमान सिद्धांत निर्भर करता है, ये भी प्रश्न बहुत बार आपके पेपर में आया है। सैमुअल्सन का प्रकट अधिमान सिद्धांत निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है भाई? सैमुअल्सन साहब की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई? ठीक है, इजी सी बात है। सैमुअल्सन का प्रकट अधिमान सिद्धांत बाजार में उपभोक्ता के व्यवहार व चयन पे निर्भर करता है। सैमुअल्सन ने क्या बोला था? सैमुअल्सन ने बोला था, ठीक है, सैमुअल्सन ने बोला था कि एक जो उपभोक्ता होता है ना उसके पास सीमित मात्रा में मुद्रा होता है, मतलब पैसा जो होता है वो सीमित मात्रा में होता है, लेकिन वस्तुएं असीमित होती हैं। मतलब आप अगर जो अपने जेब में 1 लाख रुपए लेकर के जाएंगे मार्केट में तो 1 लाख रुपए सीमित है, लेकिन मार्केट में जो वस्तुएं हैं वो असीमित है। असीमित है कि नहीं है? आप करोड़ों रुपए भी खर्च कर देंगे तो भी आप बाजार की सभी वस्तुओं को परचेज नहीं कर पाएंगे। तो सैमुअल्सन ने कहा था कि देखिए जो एक उपभोक्ता होता है ना वो अपनी सीमित आय से असीमित वस्तुओं में से उन वस्तुओं का चयन करता है जो वस्तुएं इसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अर्थात मैक्सिमम संतुष्टि प्रदान करती हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बाजार में उपभोक्ताओं के व्यवहार एवं चयन पर सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिस करते ही नहीं है, और अगर जो नहीं प्रैक्टिस करेंगे ना तो इस प्रकार के प्रश्न पक्का 1-2 ठो आपके पेपर में आते हैं, पक्का आते हैं, जरूर आते हैं। तो इस वजह से आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितना जरूरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है उतना ही जरूरी प्रैक्टिस करना है, या जितना ही जरूरी प्रैक्टिस करना है उतना ही जरूरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए ऑप्शन नंबर कौन बोल रहा है? गुड बाय भाई। अरे भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ। आप किस काम में इतना व्यस्त हैं कि आप पूरी क्लास नहीं पढ़ रहे? देखिए पढ़ना है तो पूरा मन से पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन ऐसा नहीं है
कि 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट पढ़ के कंपटीशन निकाला जा सकता है। पढ़ना है तो सिस्टमेटिक वे से पढ़िए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा, है ना। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कम से कम देखिए, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कितना पढ़ें आज से, सर कितना पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, अगर जो आप हमारे साथ एप्लीकेशन पे भी जुड़े हैं और यूट्यूब पे भी जुड़े हैं, तो मैं बस आपको एक लाइन की बात बताता हूँ कि अगर जो 2 घंटे के आसपास एप्लीकेशन पे जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है उसको आप फॉलो कर लेते हैं, 1.5-2 घंटे आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये सफिशियंट होगा। मतलब मिनिमम अगर जो 4 घंटे आप दे पा रहे हैं तो ये सफिशियंट होगा, क्योंकि एक रणनीति के तहत आपको एप्लीकेशन और यूट्यूब पे दोनों जगह कंटेंट दिए जा रहे हैं। तो अगर जो 4 घंटे भी आप रेगुलर दे रहे हैं, 4 घंटे का मतलब ये होता है कि 4 घंटे निश्चित तौर पे देंगे, ये नहीं कि एक दिन पढ़े 4 दिन नहीं पढ़े। कम से कम 4 घंटे रोज पढ़िए। उसके बाद आपके पास जितना समय है आप बढ़ाती जाइए, जितना पढ़ेंगे उतना ही बेहतर होगा। लेकिन अगर जो 4 घंटे भी ठीक तरीके से समय दे देंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आप पेपर दे के आइएगा, सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। आपको अलग से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते आप पढ़िए। जितना भी चीज़ें मेरे द्वारा दिया जा रहा है उसको ठीक तरीके से मेहनत करके पढ़िए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। तो सुमेलित कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो गेट का उरुग्वे राउंड ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1968 में हुआ था, 1986 में हुआ था, 1986 में। फेरा की बात करें तो फेरा 1973। उसके बाद नरसिम्हन समिति की अगर जो बात करें तो 1991 वित्तीय सुधार, ठीक है। और यूनिट ट्रस्ट की बात करें तो 1964, अर्थात जितने लोग भी सी बोल रहे हैं 3 1 4 2 सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, सभी लोग यार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करो, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? और देखिए, जिन लोगों को भी एडमिशन लेना है आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि जब एग्जाम करीब आता है ना तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी आपकी फीस 2000 रुपये है, आप हमसे 2 गुना फीस ले लीजिए लेकिन सिलेक्शन करवा दीजिए। तो भाई, किसी भी टीचर के पास जादू की छड़ी नहीं है कि मैं एक बार आपके ऊपर जादू की छड़ी घुमा दूंगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि बेस्ट कंटेंट जो हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो सब कुछ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। और इस बात का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि मैं केवल प्रैक्टिस क्लास लगभग 800 प्रैक्टिस क्लास ले चुका हूँ। 200 के आसपास क्लास मैं हर बैच में एप्लीकेशन पे ले चुका हूँ। तो मेरी तरफ से सब कुछ आपको दिया जा रहा है। मैं आप अपने हाथ का लिखा हुआ हैंडराइटिंग नोट्स भी आपको दे रहा हूँ, बशर्ते आप कितना पढ़ रहे हैं। आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे सब कुछ कवर हो जाएगा, है ना। और लर्निंग प्रोसेस स्लो होती है। आप ये सोचे कि 10 दिन में या 15 दिन में पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ के ख़त्म कर देंगे या सिलेक्शन हो जाएगा, तो पढ़ के 10 दिन में 15 दिन में ख़त्म तो कर देंगे, लेकिन आप कितना समझेंगे और कितना उसको अपने दिमाग में रख पाएंगे ये इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो लर्निंग प्रोसेस ऑलवेज स्लो होती है, धीरे धीरे ही आप स्ट्रांग होते हैं। तो अभी तक अगर जो आपने एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन यथाशीघ्र ले करके सारी क्लासेस को देखते रहिए। और जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, नाबार्ड की बात बोल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड हेतु मुख्य वित्त प्रदान करने वाली जो संस्था है वो नाबार्ड है। और नाबार्ड की स्थापना बार बार पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो 12 जुलाई 1982 को होती है। नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की अनुशंसा के आधार पे होती है? तो शिवरामन कमेटी की अनुशंसा के आधार पे होती है। उसके बाद नाबार्ड जो है वो कैसा ऋण प्रोवाइड करता है? तो नाबार्ड अल्पकालिक ऋण प्रोवाइड करता है, अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड करता है। और ये कृषि क्षेत्र
या ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त प्रोवाइड करने की सर्वोच्च संस्था है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि निम्न में से कौन सा हाल के वर्षों में मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। हाल के वर्षों में आप देखिए ना, आज से 20-25 साल पहले लोगों के पास इतना ज्यादा मुद्रा थोड़ी होता था। हम और आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग 1 रुपए से 2 रुपए लेकर के स्कूल जाते थे, है ना। अगर जो आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे तो भाई हम तो 2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हमारे घर से 1 या 2 रुपए रोज मिलता था, जब मैं क्लास 1 में था या जब क्लास में 2 में था। ठीक है, ये क्लास 1 या 2 की बात मैं कर रहा हूँ। तो घर से 1 या 2 रुपए ही मिलते थे, है ना। लेकिन अब देखिए आजकल के जो बच्चे हैं वो 1 रुपए लेके स्कूल जाएंगे? नहीं जाएंगे। उनको मिनिमम 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए से नीचे की अब कोई बात ही नहीं है। हम लोगों का क्या होता था, 1 रुपए में भी काम चल जाता था जब क्लास 1 में हम लोग पढ़ते थे या 2 में जब पढ़ते थे। लेकिन अब आजकल के बच्चों का क्या है, 1 रुपए में काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी है, और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की जो वैल्यू होती है उसमें कमी आती है, और जब मुद्रा की वैल्यू में कमी आती है तो अब आप ज्यादा मुद्रा त्याग करके कम वस्तुओं का क्रय कर पाते हैं। तो चलिए क्या उत्तर आ रहा है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि जनता के पास सरकार द्वारा जारी की गई करेंसी। थोड़ा आराम से करिए भाई, ठीक है। डी सब बोल रहे हैं, डी क्यों बोल रहे हो भाई? डी वाले सब गलत होंगे। सरकार का बैंकों द्वारा दिया गया सरकार का बैंकों द्वारा दिया गया विशुद्ध साख। तो साख की मात्रा जितनी ही बढ़ाई गई उतनी ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी है, और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा के परिमाण में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि भारत में गैर अवस्थापना क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यमों की कीमत निर्धारण नीति में किस मानक को अपनाना श्रेयकर है। ठीक, क्या उत्तर होगा भाई? कितने सारे तो 54-58 भी ले गए होंगे, लेकिन कोई बताएगा थोड़ी। कौन कौन गया था 50 पैसे लेके स्कूल? 25 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे। 20 पैसे कितने लोगों ने देखा है, बताओ भाई। क्या उत्तर आ रहा है कि भारत में गैर अवस्थापना क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यमों की कीमत निर्धारण नीति में किस मानक को अपनाना श्रेयकर होता है। तो इसमें गैर अवस्थापना क्षेत्र में जो मानक अपनाया जाता है वो ये अपनाया जाता है कि जो हमारा उद्योग है वो अधिक लाभ प्राप्त करे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि भारत में गैर अवस्थापना क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यमों की कीमत निर्धारण नीति में किस मानक को अपनाना श्रेयकर होता है, तो अधिकतम लाभ प्रदत्त का आधार। बहुत बार मैंने बताया है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में दरिद्रजन्य विकास की अवधारणा के योगदान का श्रेय है। कोई कह रहा है 10 पैसा भी गया है। ठीक ठीक चले, अरे बस मैं इसलिए पूछ रहा था कि मुझे जानना था कि कितने पुराने लोग यहाँ पे हैं। बहुत पुराने पुराने लोग हैं चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? बहुत पुराने लोग हैं। क्या उत्तर आ रहा है? तो इजी सी बात है। देखिए, दरिद्रता जन्य विकास की बात जो करता है वो कौन करते हैं? वो करते हैं जगदीश भगवती साहब। और एक लाइन में मैं बताऊंगा, पूरी जिंदगी भर आपको ये प्रश्न भूलेगा नहीं, बस ध्यान से सुन लीजिएगा। जगदीश भगवती साहब का ये कहना था कि जब एक अल्प विकसित देश से व्यापार करेगा, तो अल्प विकसित देश के पास चूंकि टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो ये कच्चे माल का ही निर्यात करेगा। अल्प विकसित देश को क्या करेगा? कच्चे माल का ही निर्यात करेगा। और दीर्घकाल में ये जब कच्चा माल क्या हो जाएगा, दीर्घकाल तक अगर जो अल्प विकसित देश को कच्चे माल का निर्यात करेगा
तो एक समय ऐसा आएगा कि अल्प विकसित देश में कच्चे माल की समाप्ति हो जाएगी, और जब कच्चा माल बचेगा ही नहीं तो अल्प विकसित देश अन्य किसी भी प्रकार की वस्तुओं का निर्यात नहीं कर पाएगा, और ऐसी स्थिति में जब कुछ व्यापार करने के लिए बचेगा ही नहीं तो वो देश दरिद्र हो जाएगा। तो इसे ही दरिद्रता जन्य विकास की अवधारणा कहा गया, जिसे जगदीश भगवती ने दिया था। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, कि पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी बराबर होती है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, क्रेता विक्रेता सबको पता होता है कि बाजार में प्रचलित कीमत क्या है, और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे उद्योग के द्वारा किया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि सीमांत उत्पादकता मूल्य के बराबर, सभी लोग का उत्तर ठीक है, अभी कुछ देर पहले बता रहा था। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अब अगर जो पूर्ण प्रतियोगिता की प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं है तो आप कैसे प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है कि वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था भाई, और ये सिद्धांत क्या बताता है? ठीक है, ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या बताता है? तो ये सिद्धांत बताता है कि हाँ, ये सिद्धांत बताता है कि उत्पादन के विभिन्न साधन अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारितोषिक प्राप्त करते हैं। अर्थात जो उत्पादन के साधन होते हैं वो सीमांत उत्पादकता के बराबर पारितोषिक प्राप्त करते हैं। यही बात वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में कही गई थी, और वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जेबी क्लार्क ने दिया था। तो याद रखिएगा कि वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने दिया था? तो जेबी क्लार्क ने दिया था, और जेबी क्लार्क ने अपने वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा था कि जो उत्पादन के साधन होते हैं वो अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर ही पारितोषिक प्राप्त करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में करवाए जा रहे हैं, जिससे आप कम समय में बेहतर ढंग से इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच देखने को मिलेगा, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच देखने को मिलेगा, यूजीसी नेट का अलग बैच है, झारखंड में टीजीटी पीजीटी और जेट के लिए अलग अलग बैच है, मध्य प्रदेश में टेट के लिए और मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे, वर्ग 1 वर्ग 2 के बैच मिल जाएंगे, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए आपको बैच मिल जाएगा, अलग अलग राज्यों में जो एलटी ग्रेड की परीक्षा होती है उसका बैच मिल जाएगा, जीआईसी लेक्चरर का बैच मिल जाएगा, हरियाणा पीजीटी का बैच आपको मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में सेट का बैच आपको मिल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच आपको मिल जाएगा, केबीएस एनबीएस सारे बैच आपको इकोनॉमिक्स के यहाँ पे मिल जाएंगे। और सभी बैचेस में एक रणनीति के तहत आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी पढ़ाई जाती है। इसकी लाइव क्लास होती है, अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ठीक है। मैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि एक तरफ आप क्रम से कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहेंगे और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहेंगे। एक बार अगर जो आपका कॉन्सेप्ट एक तरफ से क्लियर होता रहेगा, दूसरी तरफ से नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे कुछ भी आपको भूलने वाला नहीं है। कंप्लीट आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं। जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है कि प्रश्न कहाँ से गलत हो रहे हैं, प्रश्न क्यों गलत हो रहे हैं, उसमें आप सुधार करते हैं, फिर अगला टेस्ट देते हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर होती है। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं।
डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे आते हैं और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सारे कंटेंट को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर जो बात करें वैलिडिटी ऑफ कोर्स, तो कोर्स की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप किसी एक बैच में एडमिशन लेते हैं और आप ये चाहते हैं कि एक से ज़्यादा बैच में आप पढ़ें, तो ऐसी स्थिति में भी आपको एक से ज़्यादा बैच में ऐड कर दिया जाएगा। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। अगर जो डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, सबको आप ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।